10 शार्क 10 को एक कॉल बजा, उसमें ट्रू कॉलर पे आइडेंटिटी थी फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता, अननोन नंबर था। तो आई रिसीव द कॉल और उसमें दे सेड कांग्रेट्स यू कार्या, मैं प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ आईसीआई के। 12-12 घंटे दिन में बस इफेक्टिव स्टडीज। फाउंडेशन में मुझे 367 मार्क्स थे, मतलब ऐसा सर्कल था जो बैक बेंचर्स के साथ में थोड़ा रहने लग गया, तो 6-7 में मेरे ग्रेड्स थोड़े कम हो गए। नेवर एवर स्किप योर मॉड्यूल्स बिकॉज मॉड्यूल का कंटेंट इज नेक्स्ट लेवल। तो रोज इतने डाउट्स क्लियर होते थे और इतने नए डाउट्स बनते थे कि बहुत मजा आता था। तो पढ़ने में मजा आता था। तो फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करे। हाय फ्रेंड्स, आई एम सीए रिद्धि पारेख और आज हमारे साथ है यहाँ पे युग कारिया, सीए इंटरमीडिएट May 24 एग्जाम में ऑल इंडिया रैंक सेकंड होल्डर। मेनी कांग्रेचुलेशंस युग, उसके लिए बहुत ही अच्छा स्कोर आया आपका। और कैसे आपको पता चला कि आपकी रैंक आई रिजल्ट वाले दिन, और कैसा आपको फील हो रहा था, कैसा था वो सीन बताओगे? तो 9:50 को मेरा एक फ्रेंड है, ही कॉल्ड मी कि भाई तुझे प्रेसिडेंट का कॉल आएगा, कॉल आ गया क्या, तू मेरे को कॉल कर देना। आई सेड कि अभी तक तो कॉल नहीं आया, शायद मैं रैंकर नहीं हूँ। एंड देन एट 10 शार्क 10 को एक कॉल बजा, उसमें ट्रू कॉलर पे आइडेंटिटी थी फ्रॉम वेस्ट बंगाल कोलकाता, अननोन नंबर था। सो आई रिसीव द कॉल और उसमें दे सेड कांग्रेट्स यू कार्या, मैं प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ आईसीआई के। और मैं इतना एक्साइटेड था कि मैं वो कॉल ही रिकॉर्ड करना भूल गया। सो मैं तो पूरा सिर पैर नम हो गए और गिर गया, और फिर मम्मी को बोला मम्मी मेरा रैंक आ गया। वो बहुत ही वो अलग था। उस टाइम पे मम्मी रोने लग गए और फिर 5 मिनट के लिए मम्मी रोए और फिर हम दोनों खुश हो गए। फिर पापा को कॉल किए, काजू कतली मंगाने भेज दिया। वो बहुत ही अच्छा। और तुम्हारा पहले से हम लोग यहाँ पे जो डिस्कशन करेंगे, इससे जो अभी ऑलरेडी इंटर में स्टूडेंट्स है या जो लोग अपीयर करने वाले हैं, उनको हमें गाइडेंस देने का ट्राई करेंगे कि कैसे वो लोग प्रिपेयर करें। कई सारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि मैम रैंक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे होगा, तो थोड़ा सा उनको गाइडेंस दे सके, ऐसा डिस्कशन अपन करेंगे यहाँ पे। तो तुम्हारा पहले से प्लान था कि रैंक लाना ही है? हाँ, लाना तो था, पूरी जान लगा दी थी, आखिरी तक पढ़ते रहा था मैं 12-12 घंटे दिन में, बस इफेक्टिव स्टडीज। मतलब आई यूज्ड टू सिट 14-15 आवर्स और उसमें 12 से 13 घंटे मेरी पढ़ाई हो जाती थी। ओके, 1 घंटा जो था वो तो मतलब दिमाग नहीं चल रहा है, वो वेस्ट हो जाता है। तो 13 आवर्स रेगुलर, मतलब संडे को भी पढ़ाई करना पड़ता था, तब जाके रैंक आई। और फाउंडेशन में भी था आपका? हाँ, फाउंडेशन में मुझे 367 मार्क्स थे और उस टाइम पे रिपोर्टेड हाईएस्ट मार्क्स जो थे, क्योंकि आईसीआई तो रैंक डिक्लेयर नहीं करती है, सो उस टाइम पे 368 वाज हाईएस्ट, मतलब मैं तब भी सेकंड ही था। ओ कंसिस्टेंसी देखो, मतलब फाउंडेशन में भी अनअनाउंस लेकिन सेकंड था, और अभी भी ऑल इंडिया रैंक सेकंड। तो फाइनल में भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि सेकंड या फर्स्ट ही आएगा। फर्स्ट लाना है। अरे भैया, वेरी गुड। यस मैम। तो बहुत ही सही। तो मुझे बताओ कि हाउ वाज योग एज अ स्टूडेंट? मतलब स्कूल में तुम्हारा परफॉर्मेंस हमेशा टॉप पे रहता था, या ये सडनली सीए में आने के बाद का चेंज है? शुरुआत के तो 1st to 5th स्टैंडर्ड तक हर बच्चा इजीली अच्छा ही पढ़ाई करता है, तो मैं भी एकदम क्यूट बच्चा था, मुझे मतलब था। तो वो 1st to 5th में मैं क्लास टॉपर रहता था। अच्छा। बट 6th-7th में वो जो है कि थोड़ा सा वो प्यूबर्टी एज आ जाता है, फिर आपके फ्रेंड्स बदल जाते हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसा सर्कल था जो बैक बेंचर्स के साथ में थोड़ा रहने लग गया। तो 6-7 में मेरे ग्रेड्स थोड़े कम हो गए, 90%, 85 तक पहुंच गया था। देन सडनली आई रियलाइज कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं तो अलग हूँ। तो मैंने फिर 8, 9, 10th मैं टॉपर में ही रहा, और मेरे को 10th में 99.33% कुछ तो भी आए थे। तो वो कोविड टाइम था, किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया मुझे, बट फिर भी किसी के भी नहीं आए ना, मेरे आए, मतलब था, लोगों से तो बेटर ही था फिर भी मैं तब भी। एंड उसके बाद फिर मेरे को 10th के बाद कोई आइडिया नहीं थी कि कौन सी फील्ड चूज करूं। पूरे मम्मी पापा जो थे वो कॉमर्स बैकग्राउंड से ही थे, ग्रेजुएट्स थे और पोस्ट ग्रेजुएट्स थे। सो उनको भी उतना आइडिया नहीं साइंस फील्ड के बारे में, मुझे भी नहीं। तो मैंने बोल दिया कि ठीक है अपन सीए कर लेंगे, एक तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट भी बहुत अच्छा है, फाइनेंस अपने को आता है क्योंकि बिजनेस फैमिली को बिलोंग करते। सो फिर कॉमर्स ज्वाइन कर लिया और सीए डिसाइड कर लिया कि तभी करना है। फिर 11th हुआ, 12th हुआ। 12th में मुझे 96.5% आ गए, तो उस टाइम पे भी मैं अकोला में सेकंड ही आया। मतलब वो इतना बुरा है कि सारा सेकंड से ही ऑब्सेस्ड हो गया हूँ मैं। अरे बुरा कैसे बोल रहे हो? नहीं, मुझे फर्स्ट आना था, मैंने बस मेरी हैंडराइटिंग की वजह से शायद मेरे को मार्क्स नहीं मिले। अच्छा, हो सकता है फर्स्ट रैंक आपके लिए फाइनल में रिजर्व रखा हुआ है भगवान ने, इसलिए अभी तक सेकंड आया। अच्छा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल। और आपने सारी पढ़ाई अकोला से ही की? हाँ, सब कुछ अब तक मैं अकोला से ही किया हूँ। वेरी नाइस। चलो, और अब सारे स्टूडेंट जो भी इंटर में, फाउंडेशन, फाइनल में जो भी एग्जाम्स देते हैं सब लोग, तो सारे स्टूडेंट्स ना हर बार 3-4 महीने, 5 महीने पहले से प्रिपरेशन करते हैं। सब लोग ही ऑलमोस्ट 8-10 आवर्स जो सिंसियरली पढ़ रहा है,
उतना देता ही है। यस तो तुमने ऐसा क्या अलग किया, तुमने ऐसा क्या स्ट्रेटेजी और प्रिपरेशन प्लानिंग यूज की कि जिससे तुम्हारी रैंक आई? इन पे अगर आपका टिक हो गया सो यू विल गेट अ रैंक इजीली। तो सबसे पहला पॉइंट जो उन्होंने बताया था कि डू नॉट स्टडी ग्रुप वाइज। हमारे इंटरमीडिएट में 2 ग्रुप्स है, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, बट वो बोलते कि आप ग्रुप 1 पहले खत्म करोगे फिर ग्रुप 2 खत्म करोगे, ऐसा कुछ नहीं करना, क्योंकि अब तो आर्टिकलशिप में आपको दोनों ग्रुप कंपलसरी क्लियर करने, उसके बाद ये आर्टिकलशिप शुरू होंगी। तो व्हाई नॉट टुगेदर, आप उनको 6 सब्जेक्ट्स टुगेदर समझ के चलो। तो हमारा जो क्लासेस का शेड्यूल था, एक ग्रुप 1 का सब्जेक्ट फिर एक ग्रुप 2 का, तो मुझे शुरुआत के 3-4 महीने तो पता भी नहीं चला कि कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप 1 में और कौन सा ग्रुप 2 में। तो सेकेंड चीज जो उन्होंने बताई थी कि बहुत सारे जो रिस्पेक्टेड फैकल्टीज है, इंडिया लेवल पे भी है, बहुत सारे हैं जो शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो जो स्टूडेंट्स होते हैं जनरली वो क्या करते हैं कि मॉड्यूल स्किप कर देते हैं और वो शॉर्ट नोट्स की तरफ चलते हैं और शॉर्ट नोट्स ही पढ़ते हैं, बट ये कभी नहीं करना चाहिए। तो नेवर एवर स्किप योर मॉड्यूल्स, बिकॉज मॉड्यूल का कंटेंट इज नेक्स्ट लेवल और वो नोट्स शायद ही काम आएंगे आपको, क्योंकि मॉड्यूल एटलीस्ट 1 टाइम रीड करो फिर नोट्स से पढ़ो। अच्छा। तीसरी चीज जो उन्होंने बताई थी कि मोबाइल छोड़ दो और सोशल मीडिया छोड़ दो। तो मेरा जो मोबाइल है वो अभी कुछ रिसेंटली 1 महीना भी बहुत दूर, 15-16 दिन पहले ही मेरा मोबाइल आया है, तो मैंने मोबाइल छोड़ दिया था। मैं सोशल मीडिया पे तो अभी भी नहीं और आगे भी नहीं रहूंगा कभी। फिर उन्होंने बोला था कि कोई भी टॉपिक जो रहता है कोई भी स्किप नहीं करना। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कोई टफ टॉपिक है, जैसे कि अकाउंट्स में अमालगमेशन हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, ये टफ टॉपिक्स है, तो वो बोलते कि इसको छोड़ देंगे, हम ऑप्शन में निकाल देंगे, बट ऐसा नहीं है। कोई भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए, बहुत टाइम मिलता है स्टडीज करने को, 9-9 10-10 महीने इंटर के लिए प्रिपरेशन के लिए मिलते हैं, तो उसमें छोड़ने की तो ऐसा नीड ही नहीं आनी चाहिए। तो कभी टॉपिक नहीं छोड़ना चाहिए। फिर रोज इफेक्टिव 12 आवर्स ऑफ स्टडी होनी चाहिए। उसके लिए आपको कितना बैठना पड़े वो आपके कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता। कोई 14 घंटे बैठता, 15 घंटे बैठता और 12 घंटे की ही पढ़ाई होती। तो ये आपको यहाँ पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद आपका जो फोकस कंटेंट, जो क्वेश्चन बैंक्स है, वो कहाँ से उठा सकते हैं आप। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आरटीपीज और एमटीपीज सिंस May 17 के अटेम्प्ट, जब वो पहले चेंज हुआ था May 17 पे न्यू आया था, तो तब से लेकर अब तक का जितना भी मटेरियल है आपके पास वो सारा क्वेश्चन बैंक। उसके अलावा क्योंकि इंटर में फाइनल का कुछ पुराना पोर्शंस भी आ गया है, तो उसके लिए प्रैक्टिस मैनुअल्स करके जो ओल्ड इंटर सिलेबस और ओल्ड फाइनल की थी, अब जो टॉपिक्स है अपने को, जो सब्जेक्ट्स है उसके अंदर के कुछ चैप्टर्स है वो रिपीट हो रहे हैं, तो उसके प्रैक्टिस मैनुअल्स के भी क्वेश्चंस करने चाहिए, तो मैंने किए थे। फिर आपकी राइटिंग स्पीड बढ़ानी है, तो राइटिंग स्पीड किससे बढ़ेगी? सिर्फ टेस्ट देते रहो, कंटिन्यूअसली टेस्ट देते रहो। वीकली 2 टेस्ट 3 टेस्ट होने ही चाहिए आपके, ऑफ 80 मार्क्स 100 मार्क्स। और आप अब एमसीक्यू, इस बार 30 मार्क्स के एमसीक्यू आईसीआई ने इंट्रोड्यूस किए, तो एमसीक्यू के लिए अभी हमारे पास सफिशिएंट क्वेश्चन बैंक तैयार ही नहीं हुआ है, क्योंकि इस साल ही हुआ और वो इतना अच्छा बैंक नहीं है जो हमारा आईसीआई भी प्रोवाइड करता है। तो उसके लिए जो 5 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं, 5 मार्क्स के 8 मार्क्स के क्वेश्चंस, जो हमको पूरे बड़े क्वेश्चंस जिसको हम बोलते हैं, उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करो एट 1 गो। पहले राइटिंग में सॉल्व कर लो एक बार फर्स्ट टाइम, देन उसके बाद उसकी कैलकुलेटर पे प्रैक्टिस करो, तो कैलकुलेटर की स्पीड आपकी बढ़ जाएगी, तो एमसीक्यू इजी हो जाएगा आपके लिए। और एक चीज जो है कि आपका फ्रेंड सर्कल जो होना चाहिए वो बेस्ट होना चाहिए। लास्ट जो है, आपका फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए कि आप एक दूसरे से डाउट शेयर करो और आपको इनपुट भी मिले और आप आउटपुट दो, तो म्यूचुअल बेनिफिट होना चाहिए फ्रेंड्स का। हमने एक ग्रुप बनाया था कि हम लोग एक रजिस्टर मेंटेन करते थे, उसमें हर एक फ्रेंड अपने आगे क्वेश्चंस लिखता था और फिर वो पूरे क्लास होने के बाद सब एक दूसरे में सर्कुलेट कर देते वो क्वेश्चंस, और अगले दिन सारे लोग उसके आंसर्स ढूंढ के लाते थे और नए क्वेश्चंस ऐड होते थे। तो रोज इतने डाउट्स क्लियर होते थे और इतने नए डाउट्स बनते थे कि बहुत मजा आता था, तो पढ़ने में मजा आता था। तो फ्रेंड सर्कल ऐसा होना चाहिए कि जो आपकी पढ़ाई में हेल्प करे, मस्ती भी उतनी करे बट पढ़ाई जरूरी है, तो पढ़ाई में हेल्प होनी चाहिए फ्रेंड्स। तो बहुत ही सही आपने वो मोबाइल वाली चीज भी बोली कि आपने टोटली बंद रखा था, तो बंद इन द सेंस कि आप नॉर्मल कॉलिंग या विदाउट इंटरनेट के भी यूज नहीं करते थे? नहीं, वैसा नहीं, सोशल मीडिया यूज नहीं करता था, यूट्यूब नहीं देखता था, उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें होती है, कुछ पीडीएफ्स आते हैं, राइट, तो उसके लिए कभी कभी रेफर करना है, और व्हाट्सएप पे जो भी आपको मैसेजेस आते हैं आपके ये टीम की तरफ से, स्कूल की तरफ से, कोचिंग की तरफ से, वो उसके लिए बस। फोन को बेफालतू का यूज नहीं करना, मतलब जो अपने बेयर मिनिमम स्क्रीन टाइम 10-15 मिनट मैक्सिमम फॉर अ डे, स्क्रीन टाइम मैक्सिमम 15 मिनट, दिस इज रियली नोटेबल। और ये आपने पूरा कितने मंथ तक ये फॉलो किया?
मेरे पास तो 10th के बाद से ही फोन नहीं आया। अच्छा, फिर भी मैं इंटर से तो अभी तो 9 महीने जो पढ़ाई की उसमें तो फोन छुआ भी नहीं मैंने। तो पूरे 9 मंथ्स ऑफ जो पीरियड था आपका इंटरमीडिएट प्रिपरेशन हाँ, का, yes. उसमें से 15 मिनट्स का स्क्रीन टाइम ऑन डेली बेसिस, हाँ। यू आर रिमार्केबल। और ये मतलब बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है सारे स्टूडेंट्स के लिए, बिकॉज इससे ये फोन एडिक्शन से सारे लोग परेशान हाँ, है ही। पहले लोग फ्लेक्स करते थे कि आई हैव आईफोन और मेरे पास ये सैमसंग का फोन है। अब लोग बताते कि मैं फोन यूज नहीं करता तो लोग उससे इंप्रेस हो जाते। तो Seriously. चेंज हो गया अब तो सब। दैट्स नाइस। और आपका स्टडी प्लान कैसा होता था? एक दिन में कितने सब्जेक्ट्स पढ़ते थे? क्लासेस आपने कब तक फिनिश की और सेल्फ प्रिपरेशन को कितने मंथ्स दिए? तो हमारी क्लासेस जो शुरू हुई थी, हमारा फाउंडेशन जून अटेम्प्ट था। जुलाई में हमने प्री रिजल्ट बैच में कर लिया था। तो अच्छा। हमारा कुछ 15-20 जुलाई से हमारा शुरू हो गया था सेशंस। तो वो सेशन शुरू होने के बाद हमारा जनवरी 10-12 तक फुल सिलेबस कंप्लीट कर लिया था। एंड देन उसके बाद रेस्ट वाज सेल्फ स्टडी। तो हमको सेल्फ स्टडी के लिए बहुत ज्यादा टाइम मिला। 12th ऑफ जनवरी मैक्सिमम आपकी क्लासेस पूरी फिनिश हो गई थी। मतलब ऑलमोस्ट आपने 4 मंथ्स तो भी डेडिकेटेडली दिया। हाँ, 4 मंथ्स डेडिकेटेडली हमने दिया फॉर प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी। तो इसमें आपने कितने रीडिंग्स रिवीजन किए और डेली बेसिस पे आप कितने सब्जेक्ट्स करते थे? तो मैंने रिविजन्स कितने किए, तो मेरी सारी मॉड्यूल्स लगभग 8 to 10 टाइम्स हो गई थी, एक्सेप्ट फॉर कॉस्टिंग की मॉड्यूल मैंने एक बार ही रीड की, क्योंकि कॉस्टिंग एज सच थियरी है ही नहीं, प्रैक्टिकल है। तो कितने रिवीजन किए थे आपने सब्जेक्ट के? तो सब्जेक्ट के मैं जो था कि मैंने 8 to 10 टाइम्स मॉड्यूल रीडिंग की थी। उसमें ऑडिट का मेरा 8 टाइम्स रिवीजन हुआ था। अकाउंट्स का मैंने जो एएस थे वो हर एक 6-6, 7-7 बार पढ़ लिए थे। टैक्स की मॉड्यूल 8-9 बार पढ़ ली थी। अच्छा। उसके अलावा और जो है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की 3 ही बार रीड की थी, क्योंकि वो भी प्रैक्टिकल है। पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट 8-9 बार रीड हो गई थी। तो 8-9 रीडिंग फॉर थियरी सब्जेक्ट। कॉर्पोरेट लॉ 10 टाइम्स हो गया था मेरा रिवीजन। और ये सारा आपने मॉड्यूल को 8 to 10 टाइम्स रीड किया? सिर्फ मॉड्यूल को रीड किया, मैं शॉर्ट नोट्स पे नहीं गया था। मॉड्यूल को छोड़ के कोई भी आप कोई दूसरा फैकल्टी की नोट्स या कोई भी जो आते हैं पीडीएफ वगैरह? नहीं, कुछ भी रेफर नहीं किया, क्योंकि अच्छा। भरोसा ही नहीं आ रहा था उस पे, क्योंकि स्टडी मटेरियल में इतनी सारी चीजें और उसमें कट शॉर्ट है, तो अब भरोसा नहीं आ रहा था मुझे। खुद के भी नोट्स मैंने बनाने को ट्राई किया, बट वही था कि खुद पे भी कैसे ही भरोसा करूं। मैं तो फर्स्ट टाइम इंटर दे रहा था, तो फिर मैंने पूरा मॉड्यूल से रीड कर लिया इतनी बार। और फिर क्वेश्चन बैंक के लिए आपने क्या किया? जैसे जो आपने बोला कि May 17 से जो क्वेश्चंस थे पास्ट एग्जाम, आरटीपी, एमटीपी, वही पूरा किया या अलग से भी कुछ क्वेश्चन बैंक के लिए? नहीं, बस यही क्वेश्चन बैंक किया। हमको एक क्वेश्चन बैंक का एक टास्क शीट्स करके वो एक मॉड्यूल देते थे हर सब्जेक्ट की, तो उसमें ही सारा कुछ कवर्ड था पहले से ही, तो यही वहां से किया मैंने। सिर्फ इतना ही कर लो तो भी हो जाता है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। और एक दिन में कितने सब्जेक्ट करते थे? सो मैं दिन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता था। सुबह 7 बजे से तो 12 बजे तक जो एक स्लॉट रहता था मेरा, उसमें मैं कोई भी एक थियरी सब्जेक्ट हाथ लगाता था। देन मैं 12 to 1:30 तक खाना खाना और थोड़ी देर के लिए सोना, तो ये हो जाता था। फिर 1:30 से 4-5 तक मैं दूसरा सब्जेक्ट, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हाथ लगाता था। अकाउंट्स हो गया, समझो फर्स्ट स्लॉट में मैंने ऑडिट किया, तो सेकंड में मैं अकाउंट्स करूंगा। फिर 5 से मैं 6 तक जो था वो थोड़ा सा फ्रेंड्स के साथ बातें करता था, मम्मी के साथ बातें करता था, और खाना वगैरह, मतलब जो कहते हैं हाई टी वगैरह, स्नैक्स वगैरह लेता था। देन 6 to 9-10, मतलब 9-10 बजे तक मैं सेमी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिसको हम टैग्स बोलते हैं, तो वो करता था। और लास्ट का जो 9 से 10 का जो 1 आवर जो रहता था ना, उसमें आई यूज्ड टू सॉल्व टैक्स के न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर 9, जो कि कंप्यूटेशन है। अच्छा। मतलब वो जो 15 मार्क का कंपलसरी क्वेश्चन आता है ना, वो रोज 1 घंटे में मेरे 2 या 3 क्वेश्चन हो जाते थे। तो वो हर रोज 3 क्वेश्चन करता था। उसके कुछ मेरे पास 90-95 क्वेश्चंस थे टोटल में उस चैप्टर के, तो वही क्वेश्चंस मैंने 7-8 बार कर लिए थे वो पूरे टाइम में। ओके, तो दिन में आप 3 सब्जेक्ट्स करते थे? 3 सब्जेक्ट्स दिन में, यस। और सारे सब्जेक्ट की ऑन एन एवरेज आपने 8 to 10 टाइम्स की रीडिंग की थी? हाँ, थियरी सब्जेक्ट्स की, प्रैक्टिकल 2-3 बार। थियरी चीज एएस भी थियरी में मैं पकड़ता था। और आपने टेस्ट सीरीज वगैरह लिखा होगा? हाँ। तो कितनी टेस्ट लिखी आपने? हमारा जो टेस्ट का शेड्यूल था कि शुरुआत में जब व्हेन वी वर इन क्लास, जब कोचिंग शुरू था हमारा, तो क्वार्टर सब्जेक्ट्स, मतलब हर सब्जेक्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया था उन्होंने। और पहले एक क्वार्टर का टेस्ट
फिर दूसरे क्वार्टर का टेस्ट और फिर एक हाफ सिलेबस टेस्ट, ओके। फिर नेक्स्ट क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर, फिर फोर्थ क्वार्टर, फिर उसका हाफ सिलेबस। तो इसमें हर चैप्टर का 2-2 बार रिवीजन हो जा रहा। हाँ। एंड देन उसके बाद जब हमारा ये प्रिपरेशन टाइम खत्म हुआ और सेल्फ के लिए चले गए हम, तो उसमें फिर 1/3 टेस्ट, जैसे कि आप भी लेते कि 1/3 करके, तो इसमें और फिर 2 फुल सिलेबस टेस्ट, तो इसमें भी और 2 बार हो जाता, तो 4 बार हर चैप्टर पे टेस्ट लिखी है एज सच। और तुमको क्या लगता है टेस्ट सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज राइटिंग स्पीड जो है वो मस्ट है आपके लिए। तो 100 मार्क का पेपर लिखा तो 50-60 तो कहीं नहीं गया, एग्जामिशन तो कहीं नहीं गया। पर हम अगर उन स्टूडेंट्स की बात करें जो एवरेज है स्टडीज में, बहुत ब्राइट नहीं है, तो वो तुमको लगता है कि अगर 100 मार्क का पेपर लिखेंगे तो उनको 50 या 60 आ जाएंगे? आराम से आ जाएंगे, 50 नहीं, 60 नहीं तो 40 तो आ ही जाएंगे, पास तो हो ही जाएगा। अगर 100 मार्क का पेपर लिखा है तो पास हो जाएगा। लेकिन प्रोवाइडेड उसने टेस्ट सीरीज की अच्छी प्रैक्टिस किया हुआ है, उसने लिखने की प्रैक्टिस, ऑफ कोर्स राइटिंग स्पीड अच्छी है तो ही 100 मार्क का होगा ना। टेस्ट सीरीज इसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हाउ वुड यू रिकमेंड, जो यूनिट्स का 1/3 यूनिट्स का हम लोग करते हैं और लास्ट में 2 फुल टेस्ट करते हैं, तो वुड यू रिकमेंड दिस कि जो स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं अभी, जो सितंबर या जनवरी में एग्जाम देने वाले हैं, उनको ये प्रोसेस फॉलो करना चाहिए? यस, टेस्ट सीरीज बिल्कुल देनी चाहिए और 1/3 पूरा ही देना चाहिए, मतलब हाँ। 1/3 के 3 देने चाहिए और 2 फुल सिलेबस कंपलसरी देने ही चाहिए, तो ही स्पीड बढ़ेगी आपकी। और आपके क्लास के साथ जो आपके कोचिंग इंस्टीट्यूट रेगुलर टेस्ट लेते हैं वो भी देने चाहिए, मतलब जितनी टेस्ट हो सकती है हाँ, उतनी वो सारी देना दे दो, चाहिए। yes। टेस्ट देने में कहीं पे भी पीछे नहीं हटना चाहिए। हाँ। अगर मान लो कोई शेड्यूल्ड है टेस्ट और अगर आपकी थोड़ी सी प्रिपरेशन नहीं है भी हुई तो भी दे दो, तो भी क्या ही देना होगा। चाहिए, क्योंकि कोई नुकसान तो हो ही नहीं रहा। इज वेरी राइट। आई ऑल्सो ऑलवेज रिकमेंड टू स्टूडेंट्स कि अगर आपके शेड्यूल्ड है टेस्ट और अगर प्रिपरेशन पूरी नहीं भी हुई है, मार्क्स अगर थोड़े कम भी आ गए, तो कोई आपका रिजल्ट कहीं बैनर पे तो लग नहीं रहा, ना ही कोई और देख रहा है आपका रिजल्ट। सिर्फ टेस्ट के जो मार्क्स है सिर्फ आप ही को पता चल रहा है। तो देयर इज नथिंग कि जो आपके ऊपर बहुत बड़ा कुछ नुकसान हो जाएगा अगर मार्क्स कम आएंगे। तो प्रैक्टिस ही होगी, कुछ ना कुछ तो फायदा ही होगा। तो तुमने पूरी प्लानिंग की हुई होगी लास्ट के 4 मंथ जो सेल्फ स्टडी के लिए मिले, तो कितना टाइम किस सब्जेक्ट को देना है, डेली बेसिस पे क्या तुम्हारा टारगेट होना चाहिए, ऐसी प्लानिंग की हुई थी? हाँ, ये डेली बेसिस की थी। पूरा 4 मंथ्स तो एक साथ प्रेडिक्ट नहीं होता है, करेक्ट, क्योंकि 2-3 दिन आपको कहीं आप बीमार पड़ गए या हाँ। आपको कहीं शादी में जाना है या फैमिली का कुछ तो भी इशू है कि आप आज पापा की तबीयत खराब है तो आप दुकान चले जाओ एक दिन, करेक्ट। तो वो उस तरीके प्रेडिक्ट 4 मंथ्स का नहीं किया, बट डेली हाँ शुरुआत होती 6 बजे मैं उठता हूँ, तो 6 to 6:15 6:20 तक मैं पूरे दिन के अंदर सब्जेक्ट के साथ लिखता था कि अच्छा। शुरुआत के स्लॉट में मेरे को ये चैप्टर ये सब्जेक्ट करना है सबसे पहले, और इसके इतने चैप्टर्स तो भी होने चाहिए मेरे। ओके, तो डेली मॉर्निंग में फाइनल करते थे, मतलब डेली बेसिस का आपके पास प्लान रेडी रहता था? यस, डेली बेसिस पे लिख देता था। तो हम लोग भी जो मेंटरशिप प्लान बनाते हैं उसमें हम लोग वीकली प्लान देते हैं विद डेली टारगेट्स। तो इसी तरीके से कि आप भी ये बोल रहे हो कि शॉर्ट टर्म प्लान थोड़ा सा बेटर रहता है, बिकॉज लॉन्ग टर्म प्रेडिक्ट नहीं कर पाते कि पूरे 4 मंथ्स कैसे रहेंगे, राइट? तो इसमें कभी ऐसा होता होगा कि जितना तुमने प्रेडिक्ट किया, सुबह प्लान किया कि आज मेरा इतना फिनिश करना है, उतना फिनिश कभी कभी नहीं होता होगा, तो उसमें फिर आप कैसे हैंडल करते हो? कई सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा डिप्रेस हो जाता है कि जो टारगेट है वो फुलफिल नहीं हो रहे हैं, तो कैसे होगा, टेंशन होता है, पैनिक होता है, तो इसको तुम कैसे हैंडल करते हो? तो इसमें आप जब सुबह आप उठते हो तो यू सी कि आपके आगे बहुत सारे लोग हैं, तो आपको बहुत कुछ अचीव करना है, तो आप में जोश रहता है, तो आपने टारगेट लिख दिया, आपने पूरा ट्राई किया आप अचीव करने को, बट रात में जब आप सोने जाते हो ना, तो सोचो कि ठीक है मैंने जितना किया मेरा बेस्ट दिया है, मेरे से पीछे भी बहुत सारे लोग हैं, और चैन की नींद सो, नेक्स्ट डे और वर्क हार्ड करो टू अचीव दैट टारगेट अगेन। नहीं हुआ तो कुछ नहीं, बट एटलीस्ट यू प्लान एंड यू ट्राइड ना, अपने वो पाथ पे तो चले, तो वो हो जाता है। आपने प्लान किया तो सब हो जाता है, हो फॉलो हो नहीं हो वो तो बात की बात रहती है, एटलीस्ट यू ट्राइड। और कि वो नफरत नहीं करोगे, आप खुद के बारे में हमेशा ही अच्छा सोचते हो, तो वो जब आप बड़ा टारगेट एक सेट करते हो तो आप पे एक प्रेशर होता है कि मेरे को आज ये करने का है, तो आप आपकी लिमिट्स पुश करते हो, पुश करोगे, करेक्ट, तो वो बेटर चीज होती है। और लास्ट में अचीव नहीं हो तो क्या हुआ, मैंने किया, मैं लोगों से बेटर हूँ, दैट्स इट, उतना ही सोचना। बी पॉजिटिव, एटलीस्ट यू आर प्लानिंग। इफ यू आर, ऐसे कहते हैं ना, इफ यू हैव नॉट प्लान तो यू आर प्लानिंग टू फेल। हाँ, यस। तो दैट वाज से आपने डेली बेसिस पे पूरा प्लानिंग वगैरह किया हुआ था। और लास्ट में जो एग्जाम का जो गैप होता है 1.5 डे का, वो बहुत क्रूशियल होता है, है ना? तो कई सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो रेगुलर बेसिस पे तो अच्छा पढ़ते हैं, उन्होंने सिलेबस भी अच्छा कवरेज किया, सब कुछ अच्छे से पढ़ा, बट क्योंकि वो 1.5 डे में पूरा कवर नहीं कर पाई या उसका प्लानिंग नहीं किया हुआ था पहले से, इसके कारण वो थोड़ा कहीं ना कहीं फ्लंक कर जाते हैं। तो आपने कैसे प्लान किया था 1.5 डे के रिविजन को? मैं तो बहुत लकी था कि मेरा इलेक्शन ईयर में पेपर आ गए, तो 2-2 3-3 दिन के भी गैप कुछ पेपर्स में मिले। जो टफ पेपर है, टैक्स का एक टफ पेपर माना जाता है, इस बार इजी आया बट माना जाता है। ऑडिट का जो है टफ पेपर है,
उसमें 2-3 दिन के बल्कि गैप मिले थे मुझे। सिर्फ 1.5 डे का जो गैप था मेरे को एक ही नहीं, 2 सब्जेक्ट में, कॉस्टिंग में था एंड एक कॉर्पोरेट लॉ में था। तो ये दोनों भी बड़े ही सब्जेक्ट्स है, बाकी सब में मुझे बहुत सफिशिएंट टाइम मिला था। बट ये 1.5 दिन मैंने ये 2 सब्जेक्ट में कैसे मैनेज किया, तो कॉर्पोरेट लॉ जो सब्जेक्ट है वो तो मैंने पूरे साल भर पढ़ा था। तो मैंने सोचा कि मैंने अब तो फुल 1.5 डे में पूरा तो रिवाइज नहीं हो सकता, तो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स जो रहते हैं जिसपे स्कोर ज्यादा आता है, वो 80-20 स्ट्रेटेजी जो रहता है, यू गिव योर मोस्ट ऑफ द टाइम 80% तो जो 20%, यस 20% ऑफ द स्टफ जो कि 80% स्कोर लाएगा। हाँ, करेक्ट। तो वो स्ट्रेटेजी यूज करता था कि अब जो कॉर्पोरेट लॉ में जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स माने जाते हैं, वो चैप्टर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन वाला चैप्टर है, एंड वो ऑडिटर्स वाला चैप्टर जो है, चैप्टर 9 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स माने जाते हैं। तो ये टॉपिक्स को मैक्सिमम टाइम अलॉट किया था, एंड फिर मैंने बाकी जो था उसको सिर्फ ओवरलुक किया, क्योंकि पूरे साल भर पढ़ा है तो इतना तो भरोसा था कि कुछ तो याद आ ही जाएगा पेपर में। तो ये आपने पहले से प्लान किया हुआ था कि हाँ, मैं इसी तरीके से करूंगा 1.5 डे में। तो मतलब वो एग्जाम के जो गैप की स्ट्रेटेजी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज नहीं पता तो उस टाइम पूरा ये करूँ वो करूँ ऐसे डिस्टर्ब हो जाते हैं, और अल्टीमेटली वो उसका जितना आउटपुट आना चाहिए 1 डे गैप का उतना हम ला नहीं पाते। तो 1.5 डे स्ट्रेटेजी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यस, लास्ट में जो एग्जाम के जो 2 घंटे पहले ना मैं छोड़ देता था पढ़ना, अब नहीं पढ़ूंगा। ओके। और उसके बाद वो 1 घंटा मैं भजन सुनता था और हनुमान चालीसा का पाठ करता था कि कुछ तो अच्छा हो जाए, भगवान ही अच्छा कर देंगे। और लास्ट का जो 1 घंटा रहता था मैं उसमें सो जाता था, और एग्जाम में जाने से पहले सिर्फ नींबू पानी पी के जाता था। मैं खाना नहीं खाता था उस टाइम पर, क्योंकि खाना खाने के बाद नींद जैसा लगता। यस, तो फिर उस तरीके से करता था। नाइस। तो सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें तो अकाउंट्स के लिए आपका सब्जेक्ट वाइज आपका स्कोर क्या था, और उसके लिए क्या 2-3 टिप्स आप देना चाहोगे स्टूडेंट्स को जो अभी अपीयर करने वाले हैं, जिससे जिनको एग्जामिनेशन लाना है या जिसको रैंक स्कोर करना है तो वो कर सके जो आपने किया था? अकाउंट्स में मेरा स्कोर जो था वो 99 मार्क्स था। 99 इन अकाउंट्स? हाँ, यस। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी था कि नेवर लीव अ टॉपिक, कोई भी टॉपिक छोड़ना ही नहीं चाहिए। ओके। तो मैंने कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ा, मैंने सारे एएस भी कवर किए, और मैंने सारे जो प्रैक्टिकल मॉड्यूल 3 के जो चैप्टर्स थे वो भी कवर किए। उसमें अब जो पेपर निकला था ना, उसमें कंसोलिडेशन भी था, अमालगमेशन भी था, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन भी था। लोग क्या करते हैं कि ये दो टॉपिक छोड़ देते हैं और उसकी जगह कोई नया टास्क यस करते हैं। तो मैंने ये डिफिकल्ट वाली कर लिए, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है और यू गेट 15 मार्क्स, और जो इजी वाले रहते हैं वो 5 मार्क्स के ईच रहते हैं। तो यू सॉल्व 3 क्वेश्चंस फॉर 15 मार्क्स और 1 क्वेश्चन फॉर 15 मार्क्स, वो आपका चॉइस है। तो मैंने टफ वाला पार्ट लिया कि एक ही क्वेश्चन करूंगा, उसको अच्छे से करूंगा। एक बार जब फ्लो बैठता है ना लिखते लिखते, तो वो 10 मिनट में क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। और आप वो 3 क्वेश्चन करोगे 5-5 मार्क के, तो वो 7-8 मिनट हर क्वेश्चन को देना पड़ता है। तो दैट वे टाइम मैनेजमेंट की बहुत अच्छी टिप है ये। और उसके बाद जो एएस थे, कुछ एएस मैंने बेर पढ़े, एएस 19 है, एएस 2 है, कि जहां पे थोड़ा सा मुझे शुरुआत में अलग लग रहा था, क्योंकि इंटर में आने के बाद सब नया ही लगता है। तो यहाँ पे मैंने शुरुआत में बेर एएस पढ़े, बट फिर मुझे धीरे धीरे रियलाइज हो गया कि अपना मॉड्यूल इज मोर देन सफिशिएंट, इससे ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं है पढ़ने की। तो फिर पूरा मैंने मॉड्यूल ही पढ़ा। एएस की रीडिंग कम से कम 7-8 बार करनी चाहिए, उसके सिवा अकाउंट्स का नहीं होता है। एंड देन कॉर्पोरेट लॉ में मेरा स्कोर थोड़ा सा कम आया, 63 मार्क्स आए मुझे। ठीक है, एग्जामिनेशन है, बुरा है तो कुछ नहीं कर सकते, बट फिर भी कॉर्पोरेट लॉ की मैंने बहुत पढ़ाई की थी, आखिरी तक मैं पढ़ते ही रहा था उसको। मैंने 8-10 रीडिंग की, ठीक है, स्कोर खराब आया, कुछ नहीं कर सकते। टैक्स में मेरा स्कोर रीजनेबली गुड था, 83 मार्क्स आए मुझे। और मुझे जो लोगों स्टूडेंट्स की जो चीज खराब लगती है ना टैक्स में, मेरे कुछ फ्रेंड्स भी करते थे कि दे विल स्कोर इन जीएसटी, बोलते थे आई विल स्कोर इन जीएसटी, और डायरेक्ट टैक्स में छोड़ देता हूँ, उतना ठीक कर लूंगा। तो मैं 50-50 5 मार्क्स ही प्लान करते। वो मुझे लगता है कि भाई तू 60 मार्क्स क्यों नहीं प्लान करता, दोनों में 30-30 ला ले। डायरेक्ट टैक्स इज नॉट टफ, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत अच्छा है। तो आपको डायरेक्ट टैक्स को भी उतना इंपॉर्टेंस देना है जितना जीएसटी को दे रहे हो। जनरली स्टूडेंट्स इस चीज में ये करते हैं जो आप बोल रहे हो, क्योंकि जीएसटी थोड़ा सा इजी लगता है कंपैरेटिवली, तो लोग सोचते हैं जीएसटी में स्कोर करें, और बिकॉज ऑफ दैट डायरेक्ट टैक्स को थोड़ा सा साइड लाइन पे रख देते हैं। हाँ, और डायरेक्ट टैक्स का वो लोग कैसा पढ़ते हैं, फिर वो जो शॉर्ट नोट्स में जो रहता है कि एकदम सिर्फ टैक्स रेट्स पढ़ लिए, कुछ प्रोविजंस पढ़ लिए, बस
उनको 80C में 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है ये पता है, पर वो 1.5 लाख के अंदर और क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है ये नहीं पता, वो ही नहीं पता होता कि क्या क्या चीजें। हाँ वो exactly. सिर्फ पीपीएफ देखते हैं तो 80C लिख के डायरेक्ट 1.5 लाख माइनस कर देते हैं, वो हाँ, दूसरी हाँ. चीज उसमें देखते ही नहीं कि उसमें 10-11 का एग्जामिशन भी तो हो सकता है, एग्जैक्टली तो वो उसको देखते ही नहीं है। फिर ये टैक्स के लिए। और जीएसटी का किस तरीके से प्रिपरेशन करना, तो जीएसटी में जो शुरुआत के 6 चैप्टर्स है, चैप्टर 1 तो इंट्रोडक्शन है तो उसका इंपॉर्टेंस नहीं है, बट चैप्टर 2 जो सप्लाई है, सप्लाई, वैल्यू, प्लेस, वैल्यू ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, ये टॉपिक्स को आप आपकी स्ट्रेंथ बना लो, आईटीसी को आप अपनी स्ट्रेंथ बना लो। उसके बाद का तो एसएच थियरी है, रजिस्ट्रेशन, रिटर्न्स, ये जो है ये चीजें अभी आपके एग्जामिनेबल कंटेंट ही नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जब रिटर्न भरना है तब काम आएगा। आपको अभी जो फोकस करना है स्टडी के लिए मैक्सिमम वो शुरुआत के 8 चैप्टर्स पे ही करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्योंकि जो थियरी है थियरी उतना नहीं काम आएगा। तो आपने थियरी वाले जो चैप्टर्स है जो मिसलेनियस में आते हैं, सारे किए, उस पे फोकस नहीं किया हुआ था? किया, उस पे भी बहुत सारा फोकस था। स्टॉप कर दो ना एक बार। तो आईडीटी में तुमने भी जो थियरी टॉपिक्स है जो थोड़े से मिसलेनियस माने जाते हैं जीएसटी में, उस पे फोकस नहीं किया था? नहीं, मैंने बहुत बार रीड किया उसको भी, 8-8 9-9 रीडिंग दी, बट वो है कि लास्ट मोमेंट पे उसको फिर से रिवाइज करना ही पड़ता है, उसको भूल ही जाते हैं, और पेपर में उसका वेटेज भी उतना नहीं है। थियरी चीजें वो ज्यादा जीएसटी में प्रेफर नहीं करते, आईटीसी पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते, प्लेस ऑफ सप्लाई पे करते, तो आपको वो थोड़ी पूछेंगे कि आपको जीएसटीआर 3B का क्या इंपॉर्टेंस है, जीएसटीआर 1 का क्या इंपॉर्टेंस है, वो लिखो, बिकॉज वो पॉइंट्स है और वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा काम आते हैं, एग्जामिनेबल कंटेंट में नहीं मानते लोग। एग्जाम पर्सपेक्टिव से जो स्टार्टिंग के 7-8 चैप्टर्स है वो ज्यादा क्रिटिकल है, उस पे फोकस बहुत बनाना चाहिए जीएसटी में स्पेशली। यस। ओके, एंड कॉस्टिंग? कॉस्टिंग में यू नीड टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चंस, जितने क्वेश्चंस अलग तरीके के कर सकते हो कर लो, और प्रैक्टिस मैनुअल जो मैंने आपको बोला था कि प्रैक्टिस मैनुअल जो है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि उसमें ओल्ड सिलेबस का जो कवरेज है उसमें अच्छे क्वेश्चंस भी थे बहुत सारे। करेक्ट। ये मई 2017 से जो क्वेश्चंस मैंने बोले थे, पीवाईक्यूज, आरटीपीज और एमटीपीज, इसके अलावा प्रैक्टिस मैनुअल में और भी टफ लेवल के क्वेश्चंस है, तो वो जितने मैक्सिमम कॉस्टिंग में क्वेश्चंस कवर करो उतना बेटर होता है। मतलब वैरायटी ज्यादा ढूंढनी है क्वेश्चन सॉल्व करने में। हाँ, यस। और तुमने भी वो किया था कि रिवीजन के टाइम पे क्वेश्चन सिलेक्ट कर लो इसमें से कौन कौन से रिवीजन में करने हैं। यस, तो फर्स्ट टाइम जब आप सॉल्व करते हो तो आप सारे क्वेश्चंस करोगे, सेकंड टाइम जब आप करोगे तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मार्क करो, बचे हुए काट दो, मतलब जो दूसरी बार नहीं देखने वालों कट करो, थर्ड रीडिंग में और उसको सॉर्ट करते जाओ, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ में इतने हो जाएंगे कि मेरे जब लास्ट में मैं एग्जाम देने वाला था तो हर चैप्टर से हार्डली 7-8 क्वेश्चन थे मेरे पास देखने के लिए। क्वेश्चंस की शॉर्ट लिस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अच्छा खासा क्वेश्चन बैंक होना चाहिए और उसमें लास्ट में कितना पढ़ना है एग्जाम के पहले वो पता होना चाहिए। तो फर्स्ट रीडिंग में सारे करो, फिर कट शॉर्ट करते करते एकदम जो बहुत इंपॉर्टेंट वाले उतने ही कवर करो। ओके, एंड उसके बाद एफएमएसएम में मेरा स्कोर था, मैं कॉस्टिंग का स्कोर नहीं बताया, कॉस्टिंग में मुझे 97 मार्क्स थे, एफएमएसएम में मुझे 89 मार्क्स आए। एफएम में भी वही है कि मैक्सिमम आप सिर्फ क्वेश्चंस पे फोकस करो, क्योंकि एफएम में भी प्रैक्टिस मैनुअल बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉस्टिंग और एफएम जो है वो क्वेश्चंस के ऊपर ही पूरा बेस्ड रहता है, बट जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है उसकी मॉड्यूल रीडिंग बहुत ज्यादा मस्ट है, बहुत ज्यादा मस्ट है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। यस, उसकी भी 7-8 बार रीड होनी चाहिए और बहुत छोटी मॉड्यूल है। हाँ। तो आपको 50 मार्क्स के लिए अगर वो 5 चैप्टर्स करने हैं, इतनी पतली सी बुक है, तो वो बहुत ज्यादा परवड़ता है ऑप्शन कि आप इतनी बड़ी बड़ी वो टैक्स की 2 मॉड्यूल रीड करते हो तब आपको 50 मार्क्स मिलते हैं, और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की इतनी सी बुक है उसको 1 बार 2 बार रीड कर लो एटलीस्ट, कुछ तो मार्क्स बन जाएंगे वहां पे। लोग स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट स्किप करते हैं और एफएम की तरफ बोलते हैं कि हम एफएम से स्कोर कर लेंगे, जबकि एसएम में स्कोर करना ज्यादा इजी है। यस, तो उसकी जो थ्योरी है वो भी टिपिकल थ्योरी नहीं है, वो थोड़ी लॉजिकल टाइप का प्रैक्टिकल कॉर्पोरेट वर्ल्ड से रिलेटेड चीजें उसमें होती है। हाँ, तो एंड ऑडिट ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मतलब 90% स्टूडेंट्स मुझे लगता है ऑडिट से ही डरे हुए होते हैं। हमारे पास भी जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स आते हैं उनको या तो ऑडिट में स्कोर कम होता है या तो उनको समझ ही नहीं आता कि ऑडिट को पढ़े कैसे। तो इस पे क्या बोलना चाहोगे तुम? ऑडिट जो सब्जेक्ट है मुझे भी बहुत डर लगता था ऑडिट से, तो मैंने उसका प्रिपरेशन, रीडिंग तो मल्टीपल रीडिंग तो की, उसके साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, चैप्टर 3 जो है रिस्क वाला, चैप्टर 4 है ऑडिट एविडेंस वाला, और 5th जो है कि वो डिफरेंट एंटिटीज का ऑडिट किस तरीके से करोगे। तो इन जो 3 चैप्टर्स है खाली, इसकी मैंने नोट्स निकाल के रखी थी और चैप्टर्स लिखे थे खुद से। खुद के नोट्स बनाए थे तुमने? हाँ, ये 3 चैप्टर्स के
उसके बाद मैंने नोट्स बनाना बंद कर दिया था क्योंकि ये बहुत बड़े चैप्टर्स थे और उसके बाद यूज भी नहीं आ रहा था। बट ये 3 चैप्टर्स के नोट्स मैंने बनाए थे क्योंकि ये 3 चैप्टर सबसे इंपॉर्टेंट ऑडिट में है। और ऑडिट के जो एसेज है, एसेज उसमें ऑब्जेक्टिव्स हमेशा ध्यान रखने चाहिए। और कुछ लोग करते हैं कि ऑडिट की जो मॉड्यूल है उसमें कुछ ब्लैक पोर्शंस में कुछ पॉइंटर्स दिए हुए, मतलब ऐसे ब्लैक हाईलाइट है, ब्लैक एंड व्हाइट मॉड्यूल से तो ब्लैक हाईलाइट है और उसमें कुछ पॉइंटर्स दिए हुए, तो उनको लगता है कि ये नॉट एग्जामिनेबल है, बट उसमें से ही इस बार सारे क्वेश्चंस आए थे। ओके, तो जिन्होंने उसको स्किप किया उनके स्कोर उसकी वजह से कम हुए गए। होंगे। और ऑडिट में कभी भी आप है ना वो शॉर्ट जो नोट्स होती है, शॉर्ट नोट्स किसी भी इंडिया लेवल पे किसी भी फैकल्टी के मत उस पे करिए, मॉड्यूल रीडिंग ही करिए, बिकॉज जिन्होंने उस पर रिलाई किया उस बार मार्क्स कम आए क्योंकि उसमें से कुछ पूछा नहीं गया। राइट तो बहुत ज्यादा अच्छे इनपुट्स मिले हमको यश से, और ये भी बहुत नोटेबल कि उन्होंने जैसे मोबाइल टोटली बंद कर दिया था, 10 to 15 मिनट्स का स्क्रीन टाइम, फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि आईसीएम मॉड्यूल की रीडिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड आई एम टेलिंग यू मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस चीज को स्किप करते हैं बिकॉज सबके पास शॉर्ट नोट्स होते हैं या तो फैकल्टी के जो भी नोट्स होते हैं, तो मॉड्यूल की तरफ कोई देखता ही नहीं है। और रैंक स्कोर करने में और जिन्हें रैंक स्कोर नहीं किया उसमें जो डिफरेंसेस होते हैं उसमें ये वन ऑफ द मेजर डिफरेंस है कि मॉड्यूल्स को इन्होंने कम से कम सारे सब्जेक्ट्स में 8 से 10 बार रीड किया था। और थर्ड, आपने टेस्ट सीरीज बहुत ज्यादा लिखी, मल्टीपल टेस्ट लिखी, तो ऐसा भी नहीं कि आपको सिर्फ 1 राउंड लिखना है या 2 राउंड लिखना है। मतलब कुछ स्टूडेंट्स का माइंडसेट रहता है कि एक बार एमटीपीस लिख दी तो हो गया, तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। और एक चीज जो युग ने की थी कि स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी की पूरी प्रिपरेशन विथ टेस्ट होनी चाहिए। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ये भी करते हैं कि टेस्ट को एंड के लिए रखते हैं कि जब हमारा प्रिपरेशन पूरा हो जाएगा, पूरी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन हो जाएगी, तो आखिर का 1 महीना जो बचेगा उसमें टेस्ट लिखेंगे। तो ये चीज आपने नहीं की थी। आपने स्टार्टिंग से लेकर जितना पोर्शन वाइज या चैप्टर वाइज जैसे होता होगा, जितना प्रिपेयर होता जा रहा है उसकी टेस्ट लिखते जाओ, बिकॉज ये करोगे तभी आप पेपर को 100 मार्क्स का अटेम्प्ट कर पाओगे। अदरवाइज आप पढ़ाई कितने भी कर लो, पूरा अटेम्प्ट नहीं होगा अच्छे से, आपको पता नहीं चलेगा कि आपका एग्जीक्यूशन कैसा हो रहा है, तो उससे स्कोर मतलब जो है वो थोड़ा सा बिगड़ जाएगा। तो बहुत अच्छे इनपुट्स मिले यश, युग, वेरी नाइस, एंड इट वाज वेरी नाइस, रियली नाइस टू मीट यू, एंड थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। एक्चुअली उस समय मैं शॉप पे था, कुछ दिनों से स्ट्रेस चल रहा था क्योंकि भाई थोड़ा सा एक सेकंड पेपर में गड़बड़ करके आया था। गड़बड़ इन द सेंस उसमें टेंशन ले रहा था पेपर के अंदर ही, तो एक फियर था कि साला कहीं रिजल्ट उसको जो चाहिए उससे थोड़ा कम ना आ जाए। पर जैसे ही इसका मुझे फोन बजा कि पापा, फोन पे डायरेक्टली क्या बोलेगा, पापा काजू कतली के बॉक्स लाओ, ये लाओ, वो लाओ, ये नहीं बता रहा है कि रिजल्ट क्या है। फिर बोले पापा बोले मैं ऑलरेडी सेकेंड में या 2 बोले। मैं शॉप पे अकेला था, मेरा शॉप का जो रहता है मुझे ओपनिंग करने में काफी समय लगता है, आधा काम हुआ नहीं था, मेरी शॉप ओपन ही नहीं हो पा रही थी और मुझे इतना एक्साइटेड हो गया मैं कि लिटरली मुझे वॉमिटिंग हो, उस लेवल का एक्साइटमेंट मेरा बढ़ गया था। मैं सोच नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मैं एकदम दम हो गया था बिल्कुल। फिर मेरे पापा है मेरे पापा को बोला मैं शॉप पे बैठने की मेरी ताकत नहीं है, मुझे गाड़ी उठा दो, मुझे मेरे लड़के के पास जाना है। बोले क्या हुआ? मैंने अभी ये भी मत पूछूं, मैं आपको घर पे फोन करके बताऊंगा। उसको गले हक किया, फिर थोड़ी शांति हुई, फिर मेरे को लगा हाँ अब। फिर मैंने पापा को बताया कि ये AR2 हुआ। उस लेवल का एक्साइटमेंट था कि मैं जो बता भी नहीं सकता शब्दों में, नहीं एक्सप्लेन कर सकता। बहुत ही सही, चलो बहुत ही अच्छा, एंड वेरी प्राउड ऑफ यू।